सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली को ख़त्म कर दिया है। 7 रुकनी बेंच के सामने ये मामला था। 7 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की और अब ये फैसला सुनाया गया है कि ताहियात नाअहली ख़त्म हो चुकी है। 5 तारीख को इस केस का फैसला महफूज किया गया था। इस केस की समाअत बराए रास्त भी नशर की जाती रही और अब ये महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। शॉर्ट ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली को ख़त्म कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस 7 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे और अब बाकायदा तौर पर इस केस का फैसला सुना दिया गया है। 5 जनवरी को इस केस का फैसला महफूज किया गया था और जज साहिबान की जानिब से कहा गया था कि जल्द ही इस फैसले को सुनाया जाएगा। अब यह फैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली को ख़त्म कर दिया है। तो इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस नहीं सुना जाएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया था और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख देखें कि 62(1)F की नाअहली जैसी तरामीम कब लाई गई। आइन में इस किस्म की तरामीम अयूब खान के दौर में शुरू हुई और आगे चल गई। तो अब यह फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली को ख़त्म कर दिया है। बहुत सारे उमूर इस केस में ज़ेर बहस आए और बहुत सारे मुआवनीन थे जिन्होंने दलाइल दिए, बहुत सारे वकला ने दलाइल दिए, बहुत सारे फ़रीक़ैन थे जिन्होंने अपने दलाइल दिए और इस केस को बराह रास्त नशर किया जाता रहा। मुख्तलिफ समाअतों के बाद 5 जनवरी को इस केस का फैसला महफूज किया गया था और अब बाकायदा तौर पर शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया गया है जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली को ख़त्म कर दिया है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दें, जबकि दीगर जज साहिबान की जानिब से भी अपने अपने रिमार्क्स दिए गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुद्दत 5 साल तय करने का मामला अदालत आया कि हम 232(3) को रीड डाउन कर सकते हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था कि यह बहुत मशकूक नजरिया है और वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 185 के तहत अपीलें सुन रहा है। 232(3) को अगला पार्लियामेंट ख़त्म कर सकता है। अदालत ने तय करना है कि समीउल्लाह बलोच केस दुरुस्त था या नहीं। तो बाकायदा तौर पर इस केस के फैसले को महफूज किया गया 5 जनवरी को और अब ये फैसला सुना दिया गया है। शॉर्ट ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली ख़त्म कर दी है। माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा, आज ये फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली को ख़त्म कर दिया है। अगर आपके पास कुछ डिटेल्स पहुंची हैं तो किन ग्राउंड्स पर यह फैसला सुनाया गया है और इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला दे रही है वो एक एक्सपेक्टेड फैसला था, चूंकि उसके अंदर 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये था कि आर्टिकल 62(1)F के अंदर जब कोई डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड मौजूद ना हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस प्रिस्क्राइब पीरियड के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर सकती है। नंबर 2 इस चीज के अंदर ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन जाके एक ऐसी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है उसके ऊपर जाके ओवर एंड अबव ये कहे कि जितनी देर तक कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन मौजूद है उतनी देर तक वो शख्स जो है वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। और तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये था कि जब कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन की बात है तो क्या पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है कि कोई लॉ बनाए और सेक्शन 232 के नीचे जो लॉ बनाया उसके मुतालिक। और चौथा इंपॉर्टेंट ये था कि एक ऐसा फैसला कि 2018 के अंदर जिसको समीउल्लाह बलोच के नाम से याद किया जाता है और इसको रिविजिट करने का मामला था, क्या उस फैसले की वजह से एक ऐसी चीज जो है उसके अंदर जब टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस जजमेंट को रिविजिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखी हैं और 6-1 से अपना एक फैसला दिया है। और वो जो जजमेंट जो PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट है जिस 405 पेज में है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज रिविजिट किया है। और उस रिविजिट करने का मतलब ये है कि अब वो जो एक 62(1)F के अंदर एक डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट और जजमेंट की वजह से परमानेंट तस्वर किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का 62(1)F है वो रिस्टोर हो गया है। और उसके अंदर अगर कोर्ट ऑफ लॉ का कोई डिक्लेरेशन है तो उसके अंदर जो सेक्शन 232 है उसके मुताबिक 5 साल है। और ये जो है इंटरजेक्टिव चीजें आई हैं कि आर्टिकल 62 के अंदर चूंकि डिस्क्वालिफिकेशन या लाइफ क्वालिफिकेशन या कोई पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं
है तो 63 के अंदर जो तीन चीजें हैं, जिसके अंदर 63G है, 631H है और 631P है, इसी एनोलॉजी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ये फैसला किया है। और वो एक एनोमली जो थी, जो 2008 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चल रही थी, कि जिसके अंदर कभी सुप्रीम कोर्ट ये कहती थी कि पीरियड होना चाहिए, कभी ये कहती थी कि मेलाफाइडी उस शख्स का डिक्लेरेशन है या नहीं है, कभी सुप्रीम कोर्ट ये कहती थी कि क्या उस शख्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई है, एविडेंस आई है, रिकॉर्ड पे चीजें आई हैं, और कभी सुप्रीम कोर्ट ये कहती थी कि नहीं, इस चीज को दोबारा रिविजिट होना चाहिए। और हमारे जो पिछले चीफ जस्टिस है उनकी भी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। और मोर इंपॉर्टेंटली ये है कि एक ऐसा पॉइंट जो 62(1)(f) पे था, उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो थी विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को उससे डिस्टेंस करती रही, और उसका जो क्लाइमेक्स आया वो 2020 के अंदर आया, जब अल्लाह भाइयों का एक केस था 2013 का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिविजिट किया। और स्पेशली फिर फैसल वाडा के केस के अंदर आया कि जब 62(1)(f) के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच का केस अप्लाई किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिपेंटेंस और रिमोर्स के नाम के ऊपर उन्हें सिर्फ उस टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया जिस टाइम के लिए इलेक्ट हुए थे, और साथ एडवाइस की गई कि आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान से रिजाइन दें। तो जब ये सारी चीजें एनोमली भी थी, कॉन्ट्राडिक्शंस भी था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सेक्शन 232 की एक अमेंडमेंट भी आई हुई थी, तो सारी चीजों के बाद बनता यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6-1 से आज फैसला किया है। और ये फैसला मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही थी या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे भी इसे समझा जाता था कि इस फैसले के अंदर जो इंटरप्रिटेशंस है वो आर्बिट्रेरी है, और लीगल टेक्निकलिटीज को सामने रखा जाता है हर केस के अंदर। जो 62(1)(f) का है उससे वो सारे इंप्रेशंस जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड किया। और ये एक बड़ा अच्छा फैसला है कि जिसके अंदर अब ये चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करेगा, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ऑलरेडी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है वो चीजें तय करेंगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो मेन हर्डल थी इस मामले के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको आज 5 साल के बाद रिविजिट किया। और हाफिज एहसान साहब, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने कहा जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि जो आर्टिकल 62 है उसके अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड नहीं है, और आर्टिकल 63 के अंदर है 3 जगह डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड का जिक्र है। एक है 63(1)(g)। अगर कुछ शख्स, ठीक है, आप काइंडली साथ ही रहेगा। हमें साथ ही हसन भून साहब ने भी ज्वाइन किया है, माहिर कानून। हसन भून साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी ज्वाइन करने के लिए। ये जो फैसला आया है आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद बात है और बड़ा ठीक फैसला दिया है, और आइन की सही रूह के मुताबिक फैसला है ये कि चूंकि आर्टिकल 62(1)(f) में किसी भी हवाले से ये नहीं है कि किसी की पूरी लाइफ के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। जो डिक्लेरेशन ऑफ सादिक अमीन, ये तो पहले तो मैं बड़े अदब से गुजारिश करूं, ये प्रोविजन ही अपना बिल्कुल आप कह दें कि खिलाफ आईन और खिलाफ कानून है। ये तो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी सफ़ात के हवाले से है, सादिक और अमीन। इंसानों पे ये इस तरह की अप्लाई करना जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि वैसे ही मंतक के मुनाफी है। और दूसरी बात ये है कि मेरी तो खुद अपनी ये पिटीशन थी, मैंने इसलिए विड्रॉ कर ली कि चूंकि इसमें जब एपलेट जुरिस्डिक्शन में लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट बार का उन्होंने अलहदा मौक़िफ़ ले लिया है इंडिपेंडेंटली, तो देन आई फील के ये वही जो मेरा शुरू से प्रिंसिपल था वही अपना सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो हमने क्लियर की थी वो उसको तस्लीम किया है, और जो पहले समी बलोच वाला फैसला था उसको भी उन्होंने ठीक ओवर रूल किया है। ठीक है, ओवर रूल किया है। ठीक है सर, आप साथ ही रहेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अहम फैसला था जिसका इंतजार किया जा रहा था, 5 तारीख को महफूज किया गया। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? इरफान कादिर साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अदील इब्राहिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, अहम फैसला था, बताइएगा कौन कौन सी सियासी शख्सियात ऐसी थीं जिनके लिए ये फैसला आना बहुत इम्पोर्टेंट था? देखिए, मियां नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी, अगरचे ये नून लीग की जानिब से क्लेम किया जा रहा था कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद अब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ी एक रुकावट थी। इसको
इसके इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाना बहुत जरूरी था कि मियां नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उनका जो सियासी फ्यूचर है वो क्या। अदील आप साथ ही रहेगा। इरफान कादिर साहब हमारे साथ लाइन पर ही थे लेकिन लाइन ड्रॉप हुई, उनसे बात मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मैं आपकी जानिब आता हूँ। इरफान कादिर साहब, अहम फैसला है, इसका इंतजार किया जा रहा था, कुछ देर पहले सुना दिया गया, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और एक बहुत बड़ी गलती जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसकी आज तलाफी हुई है। और मैं बड़े सालों से कह रहा हूँ, जब ये पनामा का फैसला आया था मैंने उसी वक्त कह दिया था, रद्द कर दिया था मैंने ताहियात नाअहली को। और वो जो बाकी जो फैसला था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आप अब प्रोसीड करें और नैब प्रोसीड करे और उनके खिलाफ अब केसेस बनाए जाए, मैंने वहां भी कह दिया था कि वो भी एक्विटल में एंड होंगे। और लिहाजा आज ये एक गलत फैसला जो है उसकी दुरुस्तगी की गई है और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपने कुछ और भी फैसले उनको भी रिविजिट करें ताकि ये जो हमारी कानूनी लीगल ऑर्डर में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था वो वंस फॉर ऑल जो है वो खत्म हो। ठीक, अच्छा इरफान कादिर साहब, अब बाकी जो फैसले हैं वो कब रिविजिट होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो भी इलेक्शंस आ रहे हैं उन पर आप इस फैसले का किस हद तक असर होता हुआ दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इस फैसले का भी असर है कि बहुत सारे लोग जिनको के ताहियात नाअहल कर दिया गया था, गलत तौर पे किया गया था, वो तमाम अहल होंगे कि वो ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। ठीक है, और साथ ही इरफान कादिर साहब, अगर दोबारा फ्यूचर में कोई इस तरह का केस सामने आता है तो फिर नाअहली की मुद्दत क्या होगी? इसमें तो इन्होंने गालिबन, मैंने पूरा फैसला भी सुना नहीं है, इन्होंने शायद 5 साल कहा है इस तरह के मामले में, लेकिन ये 5 साल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसाक खाकवानी केस में जस्टिस आसिफ खोसा का फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 62(1)(f है इसके तो पैरामीटर्स का तयन जो है वो किया ही नहीं जा सकता, ये तो बड़ा एक मुश्किल सी चीज है। और उन्होंने तो इसको तकरीबन उस वक्त रद्द कर दिया था। लेकिन पनामा केस में ये फैसला क्यों आया ये मैं आज तक समझने से कासिर हूँ, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे आए हैं ताहियात नाअहली के मामले में, जिस तरह वो फैसल वाडा का केस था और उसके बरक्स जो दूसरे केसेस थे, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की राय जो थी वो मुख्तलिफ थी उन मामलात में। तो ये अच्छा हुआ है कि अब ये फैसला आ गया है और हमारी जो पाकिस्तान की जो अदालती फैसले हैं उनकी जो नोक पलक है उसको दुरुस्त किया गया। ठीक, अच्छा इरफान कादिर साहब, आपकी नज़र में ये आर्टिकल 62 और 63 का बेसिकली इशू क्या था? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रेस होता रहा, क्या ये इकट्ठे हैं या अलग-अलग हैं? अगर इकट्ठे हैं तो दोनों की अलग-अलग बनाने की दोनों की ज़रूरत क्या पेश आई? काइंडली आप इसको थोड़ा हमें डिफाइन कर देंगे कि ये बेसिक पॉइंट था क्या? ये बहुत सारी हेयर स्प्लिटिंग थी। कभी वो कहते थे कि जी ये कुछ एक आर्टिकल जो है वो प्री इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में है, प्री इलेक्शन स्टेज पे इन्वोक होता है, दूसरा पोस्ट इलेक्शन पे होता है, फिर कंफ्यूज हो जाते थे, फिर कहते थे ये इंटरचेंजेबल है और बहुत ज्यादा इस तरह की हेयर स्प्लिटिंग हुई है। मैं समझता हूँ सारी हेयर स्प्लिटिंग में इतना ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो 62(1)(f तो साफ तौर पे नजर आ रहा था और उसमें अगर आप देखें तो वो जो कंडीशनैलिटीज जो दी गई हैं 62(1)(f में और आगे कहा गया कि देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन फ्रॉम एनी कोर्ट टू द कॉन्ट्ररी, उससे तो बिल्कुल ही ये आर्टिकल जो है वो इन्फोर्सेबल ही नहीं रहता। ये तो यानी एक किस्म का वो जो 18वीं तरमीम में जब ये शामिल लफ्ज और भी ऐड हो गए थे तो उसके बाद अदालतों को इसमें जाना ही नहीं चाहिए था। और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में अब मैं नहीं समझता कि किसी की भी ताहियात नाअहली तो दूर की बात है, इस आर्टिकल के नीचे तो मेरा ख्याल है अब नाअहली भी शायद ना हो, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इस तरह की डिक्लेरेशन जो पॉसिबल ही नहीं है। कौन सी अदालत डिक्लेरेशन देती है जिसमें वो इतनी सारी बातें लिखती है कि आप सगेशियस भी नहीं है, आप प्रोफ्लिगेट भी नॉन प्रोफ्लिगेट भी नहीं है, ये सारी बातें कहाँ अदालतें लिखती हैं? तो इसलिए ये इस तरह की डिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन आप प्रोविजन जो है ना इसको तकरीबन आप समझें कि ये एक रिडंडेंट सा प्रोविजन बन गया है। बिल्कुल ठीक। और इरफान कादिर साहब, साथ ही चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है उसकी बात की गई, हमने देखा, क्योंकि उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि जब पार्लियामेंट की जानिब से कानून बना दिए गए, इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई, ये 5 साल कर दिया गया है, तो फिर कितनी इस पर डिबेट क्यों ज़्यादा हो सकती है? तो ये जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात की गई, हर इदारे की अपनी अपनी सुपरमेसी की बात की गई, इसको कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्लियामान जो है उसने अपने कवानीन
का तयन करना है कि वो कवानीन की, बल्कि तशरीह भी अगर पार्लिमान करती है, और ख़ास तौर पे जब पार्लिमान की तशरीह जो है किसी आईनी प्रोविजन की वो मंतकी एतबार से भी बेहतर होती है, तो अदालत की तशरीह को तो नहीं फिर माना जाएगा, फिर फौकियत जो है पार्लिमान को दी जाएगी, क्योंकि आइन तक तो पार्लिमान बनाती है। पार्लिमान के बारे में कहा जाता है कि ये तमाम कवानीन की माँ है। अदालतों के बारे में ऐसी बात नहीं कही जाती। अदालतों को चाहिए कि पार्लिमानी जो तशरीह है उसकी तकरीम करे, खास तौर पर उस हद तक जिस हद तक कि उनकी तशरीह जो है वो आइन से मुतसादम नहीं है। लेकिन अदालतें जो है इस किस्म का यानी आइन को रीराइट करना शुरू कर दें, ये अदालतों का काम नहीं है। अदालतों का बिल्कुल काम नहीं है कि वो पार्लिमान पे किसी तरह भी चढ़ दौड़े। इस तरह की चीज मैं समझता हूँ कि किसी भी जमहूरियत में होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर इस तनाजुर में चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो एक रिमार्क्स दिए गए कि 5 जेंटलमैन की दानिश 326 की पार्लिमान पर कैसे गालिब आ सकती है और पार्लियामेंट के फैसले को हुकारत की निगाह से ना देखा जाए, यकीनी तौर पर ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आप बात कर रहे हैं। समझता हूँ कि काजी फायज ईसा साहब ने बहुत सारी बातें जो है बड़ी दुरुस्त की हैं, और उनकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बदरजहा बेहतर है। वो जो माजी के जो पिछले चीफ जस्टिस थे उसके मुकाबले में काजी साहब बहुत क्लैरिटी से बात कर रहे हैं और सही डायरेक्शन की तरफ मैं समझता हूँ वो इशारा दे रहे हैं, और उनको अपना दायरा इख्तियार जो है उसका बिल्कुल अंदाजा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार क्या है, और इसीलिए वो अपना दायरा इख्तियार इस तरह से मुतय्यन कर रहे हैं जो कि आइन की रूह के मुताबिक है, जो कि मैं समझता हूँ कि हर जज को इस चीज का अदराक होना चाहिए। जजेस जो थे पीछे, वो मैं समझता हूँ कि वो जो आज़ाद अदलिया के बाद एक ख्याल था कि एक आज़ाद अदलिया मार्ज़े वजूद में आएगी, वो मादर पिदर आज़ाद अदलिया मार्ज़े वजूद में आ गई थी, तो उनको मादर पिदर आज़ाद अदलिया बनने की जरूरत नहीं है। फायज ईसा साहब इसको सही डायरेक्शन में मुझे लग रहा है कि लेके जा रहे हैं। सही। और जिस तरह इरफान कादिर साहब आप जस्टिस काजी फायज ईसा की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि जितना भी उन्होंने केस सुना, चूंकि बराह रास्त समाअत हो रही थी, बड़े क्लियर थे बहुत सारी चीज़ों में, और अगर एक तो कोई गैर जरूरी बात कर रहा था उसको फ़ौरन टोकते थे, और साथ ही साथ आपकी नज़र में अब आने वाले फैसलों में ये जो आज का प्रेसिडेंट सेट हुआ है, आने वाले फैसलों में किस तरीके से प्रेसिडेंट सेट होगा? आने वाले फैसलों में मेरा ख्याल है कि अदालतें जो है अपना दायरा इख्तियार जो है वो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 के मुताबिक वो मुतय्यन कर लिया वो उन्होंने, और उसी के मुताबिक ये चलेंगे कि अगर किसी कानून में या किसी आइन में कोई इख्तियार अदालत को नहीं है तो अदालतें आने वाले दिनों में इस तरह का कोई इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगी। बिल्कुल ठीक है। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ इरफान आपको ये भी बताते चलें कि अहम रिमार्क्स दिए गए। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली की मुद्दत के कानून से खुश है, जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये कहा गया, और 5 जेंटलमैन की दानिश 326 की पार्लियामान पर कैसे गालिब आ सकती है। पार्लियामेंट के फैसले को हुकारत की निगाह से ना देखा जाए। आइन में कहाँ लिखा है कि नाअहली की सज़ा ताहयात होगी? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मूड में हो तो ताहयात नाअहल कर दें, और जब मूड नहीं है तो नाअहली ख़त्म कर दें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे। एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन भून साहब, आपकी नज़र में अब आने वाले वक्तों में अदालतों की जानिब से क्या प्रेसिडेंट सेट होगा, ये जो अहम फैसला आज सुनाया गया है उसके बाद? मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात में मैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनके साथी 6 जजेस जो है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आइन की सही तशरीह की। उन्होंने ये सोशल मीडिया पे या अदरवाइज जो मलिशियस कंपेन है उससे बिल्कुल बात असर नहीं कबूल किया, और मैं समझता हूँ कि जजेस की सबसे बड़ी खूबी भी ये है कि वो विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी मलिशियस कैंपेन या किसी मॉब की पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे फैसले ना दें, बल्कि वो फैसले दें आइन और कानून की रूह के मुताबिक। और मौजूदा हालात में मैं समझता हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ये एक इम्तिहान था जिसमें वो सुरखरू हुए, और बाकी जज साहबान उसमें जो थे उनको भी सुरखरू हुए। और आइन मुस्तकबिल में एक और बात बड़े वादे कर दी, ये जो एक प्रोपेगेंडा है ना कि मियां नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन जो है वो 2 शख्स अहल हो गए हैं, मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक इससे हजारों की तादाद में अफेक्टी थे, जो अफेक्टी हजारों की तादाद में थे, उन सारों को रिलीज मिला है who had been put in graveyard के इस हवाले से कि एक दफा कोई गलती कर बैठा है तो सारी उम्र के लिए उनको जिंदा दरगोर कर दिया गया था। इसलिए ये फैसला जो है फ्यूचर के लिए भी एक लाइन सेट करेगा। इसी तरह
कभी बहुत सारे फैसले हैं, जैसे आर्टिकल 63A की जो तशरीह की गई थी, जिसमें बगैर कोई वोट गिने उन लोगों को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया और वोट को भी नहीं गिना जा सकता, जो दैट अमाउंट्स टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे भी मेरा रिव्यू पड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ जस्टिस कादी फायजी साहब उसको भी सुनेंगे। और आइन में मैं तो ये अर्ज करूंगा कि ऐसे फैसले ठीक है एहसन मोहन साहब, बहुत शुक्रिया। आप भी साथ ही रहेगा। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आजम नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए।